हेलो। ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑन फैलेसीज। और इससे पहले भी हम लोगों ने फैलेसीज पे लेक्चर अपलोड करे हैं और उसमें हमने फैलेसीज को डिस्कस करा है। तो एंड बेसिकली दिस लेक्चर इज़ मेंट फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कोटा यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो अभी तक उनको फैलेसीज की डेफिनेशन एंड हाउ दे अकर इन आर रीजनिंग, किस प्रकार से उनकी परिभाषा और प्लस रीजनिंग किस प्रकार से हमारी जो रीजनिंग में दोष आ जाते हैं उनको हम तर्क दोष कहते हैं, कैसे वो अकर करते हैं, ये अब तक उनको जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब इसमें हमने जैसे कई तरह की फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस कई प्रकार के हैं, उनमें से कुछ हमने डिस्कस करें। आज इस वाले लेक्चर में जो हम तर्क दोष डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनकी हम विवेचना करने जा रहे हैं, वो उनको जिस कैटेगरी में रखा जाता है उनको कहते हैं अपन अपील्स टू इमोशन। क्योंकि ये जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ फैलेसीज या तर्क दोष, बेसिकली वो इमोशन को मैनिपुलेट करने के आधार पर कमिट की जाती हैं या वो रीजनिंग में कमिट हो जाती हैं, है ना। तो वो इसलिए इनको अपील्स टू इमोशन की कैटेगरी में रखा गया है। और बेसिकली एक तरह से इसमें तीन फैलेसीज आ जाती हैं। अपील्स टू इमोशन आ जाता है जिसको कि लोकोत्तेजक युक्ति कहते हैं। अपील टू फोर्स आ जाता है जिसको मुष्टि युक्ति कहते हैं। एंड अपील टू पिटी आ जाता है जिसको कि दयामूलक युक्ति कहते हैं। तो पहले हम जैसे अपील टू इमोशन, और इनमें जैसे एक्चुअली ये जो तीनों ही फैलेसीज हैं दे आर अ कॉमन पार्ट ऑफ एवरीडे डिस्कोर्स। हमारे जो सामान्य हमारा डे टू डे रीजनिंग होती है उसमें हम ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करती हैं। एंड इन तीनों ही फैलेसीज में प्रीमाइसेस जो हैं दे आर नॉट एट ऑल रिलेवेंट टू देयर कंक्लूजन। तीनों ही प्रकार के ये जो तर्क दोष हैं, जो हम दयामूलक है, मुष्टि युक्ति है, लोकोत्तेजक युक्ति है, इनमें तीनों में ही आधार वाक्य जो होते हैं वो निष्कर्ष को स्थापित नहीं कर सकते। क्यों स्थापित नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रासंगिक ही नहीं होते हैं उस निष्कर्ष के लिए, है ना। लेकिन फिर भी इन प्रीमाइसेस को डेलिबरेटली चूज किया जाता है ना। दे आर डेलिबरेटली बीइंग चूजन बाय द persons who are using these types of arguments as an instrument or device, है ना, to manipulate the emotions of the ऑडियंस और द लिसनर और द रीडर। ठीक है, तो ये जो प्रीमाइसेस प्रासंगिक, जैसे कि ये तो हम बार बार अपन पढ़ ही रहे हैं कि ये फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस है, प्रासंगिक तर्क दोष है, आधार वाक्य प्रासंगिक नहीं है लेकिन फिर भी हमको वो प्रासंगिक लगते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। वी फाइंड देम वेरी कन्विंसिंग, वेरी परसुएसिव। तो और इसमें जो विशेषता इसकी जो है इसमें वो ये कि ये जानबूझ के जो है इसको यूज किया जाता है इस फैलेसी को। और किस लिए यूज किया जाता है? एज एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब पीपल हु यूज दिस आर्ग्यूमेंट दे डेलिबरेटली चूज these type of arguments to manipulate the emotions of the audience। जो भी श्रोता होते हैं उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए एक डिवाइस के रूप में वो यूज में लेते हैं। तो अब देखें तो ये जो अपील टू इमोशन है, इट इज बेसिकली अ डिवाइस ऑफ अ प्रोपेगेंडिस्ट। ये कहा जा सकता है कि जो प्रचारक होते हैं, है ना, तो ये उन लोगों का जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, प्रचारक होते हैं, वो इसको एक डिवाइस के रूप में यूज लेते हैं, इस वाली फैलेसी को प्रयोग में लाते हैं। और ये अब फैलेशियस क्यों है? लेकिन इसको हम लॉजिकली वी कांट से दैट इट इज ट्रू, ये सत्य है। और वो क्यों है? क्योंकि ये फैलेशियस है। और फैलेशियस क्यों है? क्योंकि इट रिप्लेसेस द लेबोरियस टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रैशनल आर्ग्यूमेंट्स विद द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ये वाली फैलेसी में होता क्या है कि आप रैशनल जो भी यूज कर रहा है वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स या कोई बौद्धिक विवेचना नहीं कर रहा, बौद्धिक आर्ग्यूमेंट्स युक्ति को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को यूज कर रहा है। और या सम अदर डिवाइसेस ऑल्सो, है ना, to which will excite the audience or which will enthuse them or and which will create some emotions like anger or hate। तो ये इस तरह के डिवाइसेस यूज की जाते हैं जिससे कि इस तरह के इमोशंस जो हैं वो उत्पन्न हों। ठीक है, तो ये फैलेशियस इसलिए होती है, हम रूप में कह सकते हैं कि ये वाला जो अपील टू इमोशन है या लोकोत्तेजक युक्ति जो है ये दोषपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि इसमें बौद्धिक विवेचना के स्थान पर या बौद्धिक युक्ति के स्थान पर और
एक बहुत ही प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल करके और श्रोतागणों की इमोशंस को या सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, उनको मैनिपुलेशन उनका होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको दोषपूर्ण माना जाता है इस तरह की रीजनिंग को या विचार प्रक्रिया को। अब इसमें जैसे पहले भी हमने आगे के लेक्चर्स में हमने कहा था कि जो फेलिसीज हैं या तर्कदोष हैं, एक क्योंकि वो साइकोलॉजिकली परसुएसिव होती है तो हमें लगता नहीं है कि इसमें कोई दोष है। तो लेकिन अगर हम इनको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखें, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखने से मतलब कि कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, देन द फेलिसी बिकम्स वेरी क्लियर, है ना। तो जैसे इसमें आपके कई सारे उदाहरण दे रखे हैं, लेकिन जो इस उदाहरण बहुत सरलता से समझ में आ सकते हैं वो ये जो है, जैसे एक तो हिटलर की स्पीचेस का दे रखा है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का दे रखा है कि जहाँ पे कि इस वाले आर्ग्यूमेंट को लोकोत्तेजक युक्ति को यूज किया जाता है ना, एज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस। तो जैसे हिटलर की जो स्पीचेस थी, तो वो जब अपनी स्पीचेस डिलीवर करता था तो हिज स्पीचेस ब्रॉट हिज ऑडियंसेस टू अ स्टेट ऑफ पैट्रियोटिक फ्रेंजी। पैट्रियोटिक फ्रेंजी का मतलब होता है एक राष्ट्रीय उन्माद। जब वो बोलता था तो वो श्रोताओं के मध्य में एक राष्ट्रीय उन्माद उत्पन्न कर देता था। तो अब यहाँ पे बात ये है कि एक राष्ट्र प्रेम की भावना होना तो इट इज समथिंग विच इज डिजायरेबल, जो कि वांछनीय है। तो लव ऑफ अ कंट्री इज एन ऑनरेबल इमोशन वी कैन से, बट द यूज ऑफ दैट इमोशन to manipulate and that too negatively the emotions of the audiences is something which is intellectually disreputable, जिसको कि हम बौद्धिक स्तर पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल या सम्माननीय नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये इसमें आप एग्जाम्पल होता है जिसके द्वारा आपको ये अपील जो लोकोत्तेजक युक्ति समझ में आ सकती है। दूसरा जो है इसमें कि मतलब एंड आई थिंक ये भी आपको काफ़ी सही ठीक लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इसमें ये वाला एग्जाम्पल लगेगा कि जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं तो दे ऑल्सो the usage of this argument is very common in the advertising agencies में, and rather we can say कि advertising agencies में तो जो use of this fallacy it has been elevated to a state of फाइन आर्ट। वहाँ पे तो इसको एक आर्ट के रूप में, एक कला के रूप में इसको यूज करा जाता है। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं और जो एडवर्टाइजमेंट का एम होता है वो नेचुरली हमारी अटेंशन को कैच करना होता है। तो ये जो और वो किस प्रकार से करती हैं कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो करती क्या है, दे एसोसिएट द प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड विद सर्टेन थिंग्स of which it is expected that will approve them strongly, or those things they will excite us or enthuse us, है ना। इस प्रकार की वस्तुओं से उनको एसोसिएट कर दिया जाता है जो भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, जिसको पहले से वो एक एक्सपेक्टेशन होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की कि हम उनको बहुत स्ट्रांगली अप्रूव करेंगे, है ना। तो जैसे कि जो कोई ऑटोमोबाइल्स का एडवर्टाइजमेंट है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स का एडवर्टाइजमेंट है, तो जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स में देखें तो जनरली जो होता है वो ब्रेकफास्ट सीरियल के एडवर्टीजमेंट दे आर एसोसिएटेड विद वाइब्रेंट हेल्थ एंड यूथफुलनेस, है ना। और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको दे आर जनरली एसोसिएटेड विद रोमांस एंड ऑल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी द पर्सन हु इज यूजिंग द प्रोडक्ट, they are generally very broad-shouldered and they are generally very distinguished persons, prominent persons of their field, and we are attracted by those persons in the sense they have popularity among the common masses. तो ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जनरली दे एसोसिएट थिंग्स विद सच द प्रोडक्ट्स विद सच पर्सन्स। अब इसी तरह से जैसे तो and generally and women who are used to advertise the product, they are also very slim and trim and they are very well dressed, and in general we can say that these advertisements they appeal us a lot. So in essence we can say that these advertising agencies they put on a lot of efforts to catch our attention, है ना, to influence us.
और हम उनसे एंड डेफिनेटली वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एडवर्टाइजमेंट्स डिस्पाइट आवर रिजोल्यूशन टू नॉट टू बी गेट टेम्प्टेड बाय दीज एडवर्टाइजमेंट्स। हम चाहे कितना भी वो कर ले डिसाइड कि हम इनको इनके उसमें नहीं आना है ट्रैप में, लेकिन हम उनसे हमारी जो अटेंशन हम वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एडवर्टाइजमेंट्स। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है, जो हमारा टेक्निकल पॉइंट इसमें आता है लॉजिकली, वो ये आता है कि यहाँ पे जो व्हाट इज बीइंग एसोसिएटेड, an association is being made between the product being advertised and the emotion and our emotions, है ना? But this association between a product and emotion is by itself it's no argument, कोई इससे युक्ति कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही है ना? हम बार बार आगे के लेक्चर्स में भी हम कह रहे हैं कि भाई लॉजिक में तो बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी इनवैलिडिटी ही चेक करते हैं, है ना? तो यहाँ पे इमोशनली, क्योंकि इमोशनल एसोसिएशन हो रहा है तो वो हमारे इमोशनल लेवल पे तो हमारे को कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन लॉजिकली हम देखें तो दे आर इरेनियस, उसमें एक एरर हम पाते हैं। और जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज व्हेन दे क्लेम दैट अबाउट देयर प्रोडक्ट which are designed to win our emotional approval, and when it is suggested that we ought to make the purchase of that product just because the product is associated with certain wealth or the power, then implicit claim which is fallacious is that the conclusion follows from the premises. तो जो जिस तरह से वो एक अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उस जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं तो उसमें जो एक इम्प्लिसिट क्लेम होता है, जहाँ हमने कहा कि भाई इट इज सजेस्टेड दैट वी ऑट टू मेक द परचेज, है ना, जस्ट बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद वेल्थ और पावर और एटसेट्रा। तो ये जो क्लेम है, तो इसमें जो इम्प्लिसिट क्लेम है कि जो निष्कर्ष है वो डिड्यूस हो सकता है, या इट फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस, निष्कर्ष आधार वाक्यों से फॉलो करता है, तो दिस क्लेम इज फैलिशियस होता है। मतलब वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आगे बताया कि एसोसिएशन बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड इमोशन बाय इटसेल्फ इज नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल। ठीक है, तो ये तो एक अपील टू इमोशन हुआ, और या जिसको अपन कहते हैं लोकोत्तेजक युक्ति हुई। और इसके बाद में अपन जो फैलेसी डिस्कस करते हैं, इस ये अपील्स टू इमोशन वाली फैलेसी है, और इसमें भी एक्चुअली सब में आपको थोड़ी सी वो लगेगा, क्योंकि इस वाली जो 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इनमें तीनों में ही जैसे शुरू में भी मैंने बताया कि हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है ना, इमोशंस को अपील किया जाता है इसमें। तो वो हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पे तो हमें कहीं लगता ही नहीं है कि कहीं पे कुछ एरर है, बट सिंस वी आर स्टडीइंग लॉजिक एंड वी आर स्टूडेंट ऑफ लॉजिक, तो हम तो उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि भाई इसमें जो रीजनिंग है इट इज फैलेशियस, है ना। बाकी तो एक सामान्य इंसान, मतलब सामान्य इंसान से मतलब यहाँ पे ये है कि कोई जो लॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई उसको नहीं देख रहा है तो उसको तो कोई उसमें एरर लगी ही नहीं, है ना। हम तो यहाँ पे लॉजिकल पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब दूसरी युक्ति हम अगर इसमें देखें तो दूसरी युक्ति जो है वो है मुष्टि युक्ति, या जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं अपील टू फोर्स, या अपील टू फोर्स, या उसको मुष्टि युक्ति इस तरह से, या इसका लैटिन नेम इज आर्ग्यूमेंट एड बेक्यूलम, है ना। जैसे इसका था लोकोत्तेजक युक्ति नाम था पहली वाली का, और अपील टू इमोशन इसका है अपील टू फोर्स, और इसको लैटिन में कहते हैं हिंदी में तो इसको कहते हैं मुष्टि युक्ति, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैटिन नेम जो है इसका आर्ग्यूमेंट एड बेक्यूलम, है ना, बेक्यूलम। तो ये जो आर्ग्यूमेंट एड बेक्यूलम है या जो मुष्टि युक्ति है, इट इज सो ऑब्वियस अ फैलेसी दैट इट हार्डली नीड्स एनी डिस्कशन। आप जब अपन इसको आगे पढ़ेंगे, आप अपनी पुस्तकों से इसको पढ़ेंगे, तो इसमें मुष्टि युक्ति में क्या है कि इसमें जो कहना चाहिए एक कोई भी 2 पक्ष हैं, तो उसमें से एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष पे अपनी कुछ धमकी के आधार पर या थ्रेट के आधार पर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है ना। तो और वो थ्रेट कई बार तो बहुत ऑब्वियस होता है, कई बार वील्ड थ्रेट भी हो सकता है, बट द यूज ऑफ इस पॉइंट इज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स और द थ्रेट टू
force the opponent to accept something is not at all rational, है ना, इसको हम बौद्धिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं मान सकते हैं। हालांकि हम ये कहा जा सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स हैं वो कभी कभी हमारे जैसे इन सम कॉन्टेस्ट, इन फ्यू कॉन्टेस्ट दे माइट प्रूव आउट टू बी यूजफुल एक्सपीडियंट, वो प्रूव हो सकते हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड ऑल, कि जब वो अगर आपके कोई ऑर्डर्स को ओबे नहीं कर रहे या कुछ आपको फॉलो नहीं कर रहे, तो देन यू आर यूजिंग द थ्रेड्स एंड ऑल कि भाई वो हमको हमारे ऑर्डर्स को ओबे करें या फॉलो करें। तो कभी कभी हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स हैं वो एक एक्सपीरियंट, यूजफुल एक्सपीरियंट के रूप में हो, लेकिन इन जनरल वी कैन से दैट द यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स और द थ्रेट टू मेक समथिंग एक्सेप्टेबल इज रीजनेबली अनएक्सेप्टेबल है। इसको और अपन आप दूसरी तरीके से जैसे आप इसको समझ सकते हो, तो इसको अपन वहाँ जैसे जो एक सेइंग, एक फ्रेज है, माइट इज राइट, तो ये वाली जो फैलेसी है, मुष्टि युक्ति वाली या आर्ग्यूमेंटेड पेक्यूलियम, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सेइंग दैट माइट इज राइट, या जिसको हिंदी में अगर अपन ट्रांसलेट करें तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये बट दिस इज समथिंग विच इज नॉट रीजन ऑन द लेवल ऑफ द रीजन और रैशनली, इट इज समथिंग विच इज अनएक्सेप्टेबल, है ना। तो लेकिन देर आर वेरियस ओकेजन्स वेयर दिस फैलेसी इज यूज्ड इन अ वेरी सब्टल फॉर्म, बहुत ही सूक्ष्म रूप में इस फैलेसी का इस्तेमाल आर्ग्यूमेंट्स में किया जाता है। अब होता क्या है कि जो आर्ग्यूअर है या जो भी आर्ग्यूअर को या जो भी डिस्कशन कर रहा है, तो उसमें जो आर्ग्यूअर है वो ओपोनेंट को ही मे नॉट थ्रेटन डायरेक्टली, है ना, बट ही मे कन्वे अ वील्ड थ्रेट। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो आर्ग्यूअर है वो उसको, जो ओपोनेंट है, डायरेक्टली थ्रेट नहीं करता बहुत सारे ओकेजन्स पे, लेकिन एक बहुत छिपी हुई सी धमकी वो है वो उसको दे देता है, और वो होती क्या, कैलकुलेटेड होता है, ये सब कुछ कैलकुलेटेड होता है टू मेक द अपोनेंट टू एक्सेप्ट व्हाट द आर्ग्यूअर वांट्स हिम टू एक्सेप्ट, है ना। ठीक है भाई, मैं अपने जैसे उसके बेसिस पे अपनी शक्ति के आधार पर मैं किसी से कोई चीज़ मनवाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उसमें ये वाली जो फैलेसी है वो हम कमिट करते हैं। अब इसका जैसे एक और जो एग्जाम्पल आप लोगों को अपनी किताब में मिलेगा, और जो काफ़ी सटीक एग्जाम्पल है, कि इसमें जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो आपका दिया गया है एडवर्ड मीज। एडवर्ड मीज जो थे, ही वॉज एन अटॉर्नी जनरल इन रीगन एडमिनिस्ट्रेशन में। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन में, यूएस में जो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एडवर्ड मीज जो थे, ही वॉज एन अटॉर्नी जनरल एंड ही वॉज अंडर स्ट्रॉन्ग अटैक इन द प्रेस फॉर हिज मिसकंडक्ट। उनका कुछ उसमें उन पे जो मीज थे उन पे मिसकंडक्ट के चार्जेस थे, करप्शन के चार्जेस थे, तो वो बहुत ज़्यादा उन पे एलिगेशंस लग रहे थे और वो प्रेस में उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। अब उस एक और थे वहाँ पे हॉवर्ड बेकर, जो कि हु वाज चीफ ऑफ द वाइट हाउस स्टाफ। वाइट हाउस जो है वहाँ का, उसका जो स्टाफ था उसके चीफ थे हावर्ड बेकर। नाउ वन डे ही ओपनड हिज मीटिंग बाय असर्टिंग और बाय सेइंग, उन्होंने एक दिन अपनी मीटिंग जब रखी तो उसमें इस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत करी, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फैलेसी इज बीइंग यूज्ड। हमने कहा कि वील्ड थ्रेट कई बार होता है इसमें बहुत सारे ओकेजन्स में, तो ये एग्जैक्टली इस वाले एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि जैसे, तो वो जब उन्होंने मीटिंग ओपन करी तो ही सेड दैट द प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू हैव फेथ इन द एडवर्ड मीज, that is Attorney General. President continues to have confidence or faith in Attorney General. I have faith in Attorney General. And then he said, you ought to have faith in the Attorney General. You ought to have confidence in the Attorney General. Because the things are like that only. And if any one of you have a different opinion than this, then he or she should convey me, because we are going to discuss his or her status. इसमें उन्होंने क्या कहा, बेकर ने, उन्होंने बोला उस मीटिंग में कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल में विश्वास रखता है, मैं अटॉर्नी जनरल में विश्वास रखता हूँ, और आपको अटॉर्नी जनरल में विश्वास होना चाहिए,
और क्योंकि इसी तरह से होता है सब कुछ, और यदि आप में से किसी का भी मतांतर है तो मुझे उसको आप कन्वे करिए, क्योंकि मैं उसके स्टेटस को फिर डिस्कस करूंगा। वील डिस्कस हिज स्टेटस। तो इसमें क्या है, जब ये वाला हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस योर स्टेटस, तो इसमें उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा कि हम क्या करेंगे या हम क्या करने वाले हैं, बट दिस स्टेटमेंट ऑफ हिम, इट इट हैज इन इटसेल्फ, और ये इसमें एक इम्प्लिसिट थ्रेट है, ये एक वील्ड थ्रेट है, एक इसमें छिपी हुई धमकी है कि भाई हम आपके स्टेटस को डिस्कस करेंगे, या तो आप यू फॉलो व्हाट वी द अदर पर्सन्स आर फॉलोइंग, और यू कन्वे अस, सो वील डिस्कस योर स्टेटस। तो लेकिन बट वी कैन से द यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्म मेथड्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स, है ना, this to make the opponents or some persons to accept what we want them to accept is by reason unacceptable, है ना। by no means it can be accepted as a rational method or as a rational mean or something reasonably acceptable, है ना। इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते अगर हम अपनी ताकत के बेसिस पे, हम थ्रेट के आधार पर, धमकी के आधार पर किसी से कुछ मनवाते हैं। तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ सटल प्रिंसिपल और अ रैशनल प्रिंसिपल। तो ये इस प्रकार से जो मुष्टि युक्ति है, ये इस प्रकार से, ये आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम है, ये इस प्रकार से यूज होता है किन्हीं किन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे डायरेक्ट धमकी नहीं जाती, वील्ड धमकी के रूप में या छुपी हुई धमकी के रूप में, जो कि कैलकुलेटेड होता है एक ओपोनेंट के कंसेंट को विन करने के लिए, उसकी स्वीकार्यता को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये मुष्टि युक्ति हुई। पहले लोकोत्तेजक युक्ति थी, ये मुष्टि युक्ति है। आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम है, वो अपील टू इमोशन था, दिस आर्ग्यूमेंट अपील टू इमोशन था, और या आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम था, दिस इज अपील टू फोर्स है, आर्ग्यूमेंटेड पेक्यूलम है, और या इसको हिंदी में अपन मुष्टि युक्ति कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। और तीसरे इसमें जो आती है, हमने शुरू में कहा था, अपील टू इमोशन एंड टू पिटी, है ना, जिसमें कि दयामूलक युक्ति जिसको कहते हैं। तो दयामूलक युक्ति, इसका जो लैटिन नेम आता है वो आता है आर्ग्यूमेंट एड मिजरिकॉर्डियम, है ना, हिंदी में उसको कहते हैं दयामूलक युक्ति। तो इसमें बेसिकली करा क्या जाता है, तो इसको अपन कह सकते हैं इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अपील टू इमोशन, एंड इन दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट सर्टेन इमोशंस लाइक एल्ट्रुइज्म और मर्सी आर अपील टू, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक इस प्रकार की युक्ति होती है जिसमें कि जो भी श्रोता हैं, ऑडियंसेस हैं, उनके इन सारी युक्तियों में हम इमोशंस को ही अपील कर रहे हैं, है ना। जो भी आर्ग्यूअर है वो लिसनर के, रीडर के या ऑडियंस के इमोशंस को अपील करना है, ही इज यूजिंग द सर्टेन टाइप ऑफ इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, है ना। तो इसमें भी यही हो रहा है, दयामूलक युक्ति में भी यही हो रहा है कि जो भी आर्ग्यूअर है ना, वो कौन से इमोशंस को वो कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो ऑडियंस के या किसी के भी वो यूज कर रहा है उनके दयामूल। हमारे में बहुत सारी इमोशंस, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशंस इन अस, एंड उसमें से जैसे हमारी सेल्फलेसनेस होती है, दयामूलकता हमारे में होती है, हमारे इमोशन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे मर्सी का इमोशन होता है। तो ये वाली युक्ति में जो आर्ग्यूअर है वो उसके दया के इमोशन को मैनिपुलेट करता है ना, यूज करता है उसको। अब इस युक्ति को समझाने के लिए आप लोगों के किताब में कई सारे एग्जाम्पल्स एक्चुअली दे रखे होते हैं, लेकिन जिस भी एग्जाम्पल से जिसको समझ में आता है, ये तो बहुत ही एक उन्होंने जो सरल एग्जाम्पल है, जो मेरा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को जिस एग्जाम्पल से समझ में आए, तो एक मेरे पर्सपेक्टिव में जो ईजी होते हैं वो मैं चूज कर लेती हूँ। तो इसमें जैसे जो दयामूलक युक्ति है, इसमें हमने एक उसमें युद्ध का एग्जाम्पल दिया है कि जिसने कि ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज पेरेंट्स। एक ऐसा नौजवान है जिसने कि अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया है, बोथ हिज पेरेंट्स, मदर एंड फादर, जिसने अपने माता पिता की वो कर दी है, हत्या कर दी है। अब नाउ ही इज कन्फ्रंटेड विद द डिसाइसिव प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। अब जहाँ पर कि उसका जो दोष है, उसने भाई मर्डर के चार्जेस हैं उसके ऊपर, उसने जो उसका दोष है वो बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से सिद्ध हो जाता है। अब जब व्हेन ही कन्फ्रंट्स दिस सिचुएशन, तो ही प्लीडेड फॉर लीनियंसी, ही प्लीड्स फॉर लीनियंसी,
मतलब आप उसका दोष समझो कि कहाँ पे आ रहा है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कौन से वाले इमोशंस को करता है, मर्सी, इन तरह के इमोशंस को मैनिपुलेट करा जाता है या अपील किया जाता है। तो इसमें वो लड़का क्या कर रहा है कि वो किस, जब वो उसका हो गया कि भाई उसका डिसाइसिव हो गया, कि प्रूफ हो गया कि ही इज गिल्टी ऑफ मर्डरिंग, तो वो किस हद पे मतलब विनती करता है अपनी सजा में लीनियंसी के लिए, या थोड़ा उसमें उसको रहम कर दिया जाए, है ना। और तो इसलिए फिर वो कहता है कि भाई प्लीज, ही प्लीडेड फॉर लीनियंसी, और किन ग्राउंड्स पे करता है, दैट आई एम एन ऑर्फन नाउ, कि अब मैं, चूंकि मैं अनाथ हो चुका हूँ, इसलिए मेरी उसको सजा को जो है वो थोड़ा कम किया जाए। तो हालांकि इसमें इस जो फैलेसी है उसको थोड़ा सा सटायरिकल, उसमें एक रिडिक्यूल्ड वे में एक स्टोरी टाइप दी है, और जिसके थ्रू की इसको फैलेसी को समझाने की चेष्टा की गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑल द three types of fallacies, appeal to emotion, appeal to force and appeal to pity, ये हमने डिस्कस करी हैं। दयामूलक, मुष्टि युक्ति, लोकोत्तेजक युक्ति, और इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ये सामान्य पॉइंट जो है कि तीनों ही युक्तियों में ऑडियंसेस के इमोशंस को मैनिपुलेट करा जाता है, उनको अपील करा जाता है, और तो इसलिए वो लेकिन चूंकि जो आधार वाक्य होते हैं वो प्रासंगिक नहीं होते अपने निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए, इसलिए ये तीनों ही प्रकार की युक्तियों में, आर्ग्यूमेंट्स में एक दोष आ जाता है। तो इसलिए वो लॉजिकली दे आर इरेनियस हैं, दो साइकोलॉजिकली दे आर परसुएसिव। ओके, थैंक यू।